दास पलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान और आज जो है हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। वो है हमारा यूनिट 13 है ना। और इस यूनिट का नाम है आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हम लोग देखेंगे क्या होता है, कैसे बोलते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। वैसे आप जानते हो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। इससे पहले वाला क्लास में भी हम लोग जो है या इससे पहले वाला जो लेसन है उसमें भी हम लोग क्या किए थे, इसके बारे में जिक्र किए थे कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन के नाम से क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। ठीक है, या हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है भाई, तो वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या इसी को हम लोग कार्बनिक यौगिक के भी नाम से जानते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा लेसन में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और ये लेसन जो है आपका आने वाला जो भी हमारा क्लास है उसके लिए भी बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं इनका परिचय के पास। पहले हम लोग देखते हैं सामान्य परिचय। सामान्य परिचय यहाँ पर दिया है जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है हमारा सामान्य परिचय। सामान्य परिचय की अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हाइड्रोकार्बन होता है वो आपका किससे बना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके जो भी बने यौगिक होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सिंपल हम लोग बता सकते हैं कि ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है उसे हम कार्बनिक यौगिक के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और कार्बनिक यौगिक जनरली आपको प्राकृतिक रूप से क्या होता है, प्राप्त होता है, या प्रकृति से जो भी प्रदत्त जो पदार्थ हैं उनमें हमको ये देखने को मिलता है। जैसे आपको हाइड्रोकार्बन जो होता है वो पेट्रोलियम से, प्राकृतिक गैस से, कोल से, ये सब से क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। और भी कार्बनिक यौगिक हैं जिनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न माना जाता है। तो मेन तो आपको इसमें ये जानना था कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन को क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो लिख सकते हैं कि ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जनरली इसको जो है कार्बनिक यौगिक के भी नाम से जाना जाता है। और जो भी हाइड्रोकार्बन होता है वो हमको कहाँ से प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से, प्राकृतिक गैस से, कोल से, ये सब से क्या होता है, आपको प्राप्त होता है। पेट्रोलियम क्या होता है भाई, पेट्रोलियम का कुआँ होता है जहाँ से डीजल, मटेरियल, पेट्रोल ये सब चीज़ निकाला जाता है। तो उनको एक साथ हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। और पेट्रोलियम ही हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, स्रोत होता है। प्राकृतिक गैस हाइड्रोकार्बन का स्रोत होता है। कोल जो होता है वो आपका जो हाइड्रोकार्बन का स्रोत होता है। और भी बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि आपके यहीं से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। और ऐसा देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा क्या है, उपयोगी है, बहुत सारा महत्वपूर्ण है। चाहे एलपीजी गैस की बात हो, चाहे सीएनजी गैस की बात हो, है ना, ये सब चीज़ क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। और इनका उपयोग हम लोग जो है कई प्रकार के चीज़ों में करते हैं। तो वो सब आपका जनरल परिचय है। आपको मेन जानना था हाइड्रोकार्बन, वो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर पढ़ाई कर लिया है। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको दिया गया है। मेन तो हमको हाइड्रोकार्बन परिभाषा जानना था, वो हमने क्या कर लिया, जान लिया। ये सब चीज़ आपके बुक में भी दिया है, फिर भी कुछ हम लोग ले लिए हैं कि हाइड्रोकार्बन हमारे दैनिक जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होता है, योगदान देता है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन से क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है हमारे जीवन के लिए। इनका उपयोग हम ईंधन के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, है ना, ईंधन के रूप में। जैसे एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल गैस आदि विभिन्न प्रकार के हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। ईंधन मतलब खाना वाना पकाने के लिए, ऊर्जा के लिए, ये सब में इसका उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। एलपीजी की बात करें तो लिक्विड पेट्रोलियम क्या होता है, हमारा गैस होता है, और अर्थात द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है। जबकि सीएनजी होता है वो संघनित प्राकृतिक गैस का क्या है, संक्षिप्त रूप है। और आजकल जो है आपका एलएनजी द्रवित प्राकृतिक गैस, लिक्विड नेचुरल गैस कहते हैं, ये ज़्यादा प्रचलन में है, अभी ज़्यादा चल रहा है।
और यह भी एक क्या है, ईंधन है, जो कि प्राकृतिक गैस के द्रवीकरण से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो जैसे हमारा क्या होता है, एलपीजी होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सब हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, ईंधन के रूप में कर रहे हैं। लेकिन आजकल जो है हम लोग जो है एलएनजी मतलब होता है लिक्विड नेचुरल गैस, ये सब जो है ज़्यादा प्रचलन में है और इनका उपयोग हम किसके रूप में कर रहे हैं, हम लोग ईंधन के रूप में कर रहे हैं। और ये कहाँ से मिलता है आपको, प्राकृतिक गैस, जो कुआं होता है हमारा पेट्रोलियम का, वहाँ से आपको क्या होता है, प्राकृतिक गैस प्राप्त होता है। और उन्हीं प्राकृतिक गैस को अगर हम क्या करते हैं, द्रवीकरण करते हैं, मतलब द्रव में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो हमको क्या होता है, एलएनजी प्राप्त होता है। एलएनजी मतलब होता है आपका लिक्विड, एलएनजी मतलब एलएनजी का मतलब क्या होता है हमारा, लिक्विड नेचुरल गैस, ये हमको क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। प्राकृतिक गैस तेल है ना, प्राकृतिक जो गैस होता है वो तेल के कुओं की खुदाई के दौरान ऊपरी स्तर पर पाई जाती है। जब क्या किया जाता है, पेट्रोलियम का जो कुआं रहता है, पेट्रोलियम का कुआं से मतलब क्या होता है, जहाँ पर पेट्रोलियम का स्रोत होता है वहाँ पर जब खुदाई किया जाता है तो ये जो गैस होता है प्राकृतिक गैस, वो कुआं जहाँ पर खुदाई करते हैं उसके ऊपरी स्तर पर क्या होता है, पाया जाता है, जिसको हम संपीड़न करते हैं। संपीड़न करते हैं मतलब उनको जो है कंप्रेस्ड कराते हैं, और कंप्रेस्ड कराने के पश्चात जो गैस को हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, वही हमारा संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहलाते हैं। और इसका उपयोग हम स्वचालित जो वाहन होते हैं उसके ईंधन के रूप में करते हैं। पेट्रोल, डीजल तथा सीएनजी आदि की आवश्यकता से ये हम लोग वहाँ से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन को कुछ जनरली क्या है, हमारा परिचय दिया गया है, जिसको हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और भी दिया है, हाइड्रोकार्बन में मात्र 2 तत्व जैसे हाइड्रोजन और एक हमारा क्या होता है, कार्बन ही ज़्यादा क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और आप जानते हैं कार्बन की संयोजकता कितना होता है, चतुर्संयोजकता तत्व होता है, मतलब कार्बन की संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। हम इससे पहले वाले लेसन में भी चर्चा किए हैं। और साथ में आप ये भी जानते हैं कि कार्बन में क्या होता है, श्रृंखलन का क्या होता है, गुण क्या होता है, पाया जाता है। श्रृंखलन क्या होता है, तो कार्बन अपने जैसे अन्य कार्बन परमाणु के साथ क्या करता है, जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बनाने के क्या रखता है, गुण रखता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। और श्रृंखलन का जो गुण होता है जनरली कार्बन में ही सबसे क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और कार्बन की संयोजकता 4 होता है, ठीक है, जिसके कारण एक से अधिक कार्बन परमाणु परस्पर संयोग करके एक सीधी श्रृंखला बनाता है या वलयुक्त श्रृंखला बना सकता है। कुछ हाइड्रोकार्बन का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे CH4 को मेथेन बोलते हैं, C2H6 को एथेन बोलते हैं, C3H8 जो होता है 3 दूनी 6 2 8 को बोलते हैं प्रोपेन। ब्यूटेन की बात करें तो कितना होता है हमारा, 4 दूनी 8 2 10, तो C4H10। एथीन की बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। प्रोपिन की बात करें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। ब्यूटीन की बात करें तो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। एथाइन की बात करें तो एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और बेंजीन का फार्मूला होता है आपका C6H6। ये सब हमारे क्या हैं, हाइड्रोकार्बन है, जो हम इससे पहले भी क्या कर चुके हैं, इससे पहले वाला जो लेसन में सब चीज़ की पढ़ाई हम लोग कर चुके हैं। तो इतना में आपका हाइड्रोकार्बन का लगभग परिचय क्या होता है, आपका समाप्त होता है। तो हाइड्रोकार्बन क्या हो गया हमारा, ख़त्म हो गया, परिभाषा भी खत्म हो गया। मेन आपको परिभाषा को ज़्यादा लेना है। और मान लो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, एलएनजी का फुल फॉर्म क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन करता है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे एलपीजी बोलेगा तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी बोलेगा तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलएनजी बोलेगा तो लिक्विड नेचुरल गैस। ये आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आगे हमको देखना है हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये हमको देखना है भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कितने भागों में बांटते हैं। वैसे तो देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन को हम 2 भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये 4 प्रकार उन्हीं के अंतर्गत आता है। वैसे हम देखते हैं तो 4 भागों दिया गया है, मेन होता 2 भाग है, क्योंकि उन्हीं 2 भाग के अंतर्गत ये चारों भाग क्या हो जाता है, आपका आ जाता है। तो इसके आधार पर देखें तो 2 भाग है, बट यहाँ पर 4 भाग दिया गया है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एक एरिन होता है। और एरिन के अंतर्गत किसको रखते हैं हम लोग, जो है बेंजीन को क्या करते हैं हम लोग स्पेशली रखते हैं। किसको रखते हैं हम लोग भाई, बेंजीन को। तो इस स्थिति में कितने प्रकार का होता है, आपका 4 प्रकार का होता है, जिसमें कौन सा होता है, फर्स्ट एल्केन है, दूसरा एल्कीन है, तीसरा एल्काइन है और चौथा आपका क्या है, एरिन्स है। तो इस प्रकार से जो हाइड्रोकार्बन है उसको 4 भागों में हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं, जिनमें से जो 3 भाग होता है
इनकी बात करें तो ये संतृप्त और असंतृप्त के अंतर्गत आ जाता है। जैसे प्रथम 3 वर्ग जो होता है, एल्केन हो गया, साइक्लो एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया और एल्काइन, ये सब हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक। तथा चौथे वाला जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो आपका एरोमेटिक होता है। ये सब हमारे क्या होते हैं, एलिफेटिक होते हैं। ये सब एलिफेटिक मतलब, एलिफेटिक का मतलब क्या होता है, जो क्या होता है आपका चैन के रूप में होता है, या तो हमारा जो क्या होता है हमारा ब्रांच के रूप में होता है। इस प्रकार से ये सब हमारे क्या होते हैं, एलिफेटिक हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो चैन के रूप में हो या तो शाखा के रूप में हो, वो सबको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जो हमारा क्या होता है कार्बन अगर रिंग के रूप में हो, किसके रूप में हो, हमारा रिंग के रूप में हो, तो रिंग के रूप में अगर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक के नाम से जानते हैं, एरोमेटिक कहा जाता है। तो इस प्रकार से एलिफेटिक और एरोमेटिक भी अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि एलिफेटिक क्या होता है, ऐसे करके अगर आप किसी क्वेश्चन कर दे एलिफेटिक क्या होता है, या आपको क्वेश्चन कर दे एरोमेटिक क्या होता है, तो एलिफेटिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन क्या होता है हमारा इस प्रकार से श्रृंखला के रूप में क्या होता है आपका पाया जाता है, या तो शाखा के रूप में पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेटिक। और अगर यही किसके रूप में हो, हमारा रिंग के रूप में हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो वो हम लोग जो है यहाँ पर देख लिए। फिलहाल हम चलते हैं पहले जो है कि इनको एल्केन या एल्कीन कहते हैं। तो इनमें से क्या होता है हमारा, एल्केन जो होता है उसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत रखते हैं। एल्कीन और एल्काइन होता है उसको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत रखते हैं। तो हम यहाँ पर जो है मुख्यतः 3 भाग में इसको बांट के पढ़ते हैं। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त, और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसी के आधार पर हमको पढ़ना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, ये हमको क्या करना है, आगे पढ़ाई करना है। तो चलिए चलते हैं हम लोग किसके पास, पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन के पास चलते हैं भाई। संतृप्त को बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंपल सी परिभाषा है, पहले भी मैं बताया हूँ कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा होता है, हमारा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है। तो ऐसे हमारे जो हाइड्रोकार्बन होता है उस हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध होता है, एकल बंध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है हमारा HHC जिसमें सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन हो गया, 2 कार्बन है तो क्या हो गया, एथ हो गया, तो एथेन हो गया। तो एग्जाम्पल हो जाता है। और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी आप लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। यदि कार्बन कार्बन के बीच कैसा होता है, हमारा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उदाहरण किसको रखा जाता है, जितना भी एल्केन होता है उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत क्या करते हैं, उदाहरण को क्या करते हैं, हम लोग रखते हैं। तो इस तरीक़ा से आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, जो इस प्रकार से श्रृंखला के रूप में हो सकता है, नहीं तो ये शाखा के रूप में भी आपका क्या हो सकता है, उपस्थित हो सकता है। ये जैसा आपका दिख रहा है, ये हमारा कौन सा वाला हो गया, शाखा वाला हो गया। शाखा वाला मतलब ब्रांच वाला। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो आपने संतृप्त हाइड्रोकार्बन को समझ लिया होगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है भाई। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बॉन्ड होता है, वही आपका क्या कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन परमाणु होता है, या तो वो क्या होता है, श्रृंखला के रूप में होता है, नहीं तो क्या होता है, हमारा एक जो है बोल सकते हैं जो है बंद के रूप में भी हो सकता है। जैसे साइक्लो वाला आता है हमारा, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, उदाहरण में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये भी हमारा क्या होता है, सिंगल वाला है, क्योंकि सब में क्या होता है, हाइड्रोजन ही होता है। हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, इधर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो इसका नाम क्या होता है, साइक्लो। 6 कार्बन है तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो साइक्लोहेक्सेन। तो ये भी हमारा क्या होता है, तो ये रिंग के रूप में भी हो सकता है, चैन के रूप में भी हो सकता है,
नहीं तो आपका क्या हो सकता है, खुला भी हो सकता है, ब्रांच के रूप में भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या होता है, हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसमें जितने भी एल्केन होते हैं उन एल्केन को हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत रखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा भाई कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें कार्बन कार्बन जो है चेन के रूप में हो सकता है, शाखा के रूप में हो सकता है, या तो इस प्रकार से एक बंध श्रृंखला के रूप में हो सकता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की ओर। एक चीज़ और है कि संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन को हम पैराफिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका नाम पैरा, है ना, फिन कहा जाता है, पैराफिन भी कहते हैं। और पैराफिन का मतलब होता है कम क्रियाशीलता होता है। क्या होता है हमारा, कम क्रियाशीलता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कम क्रियाशीलता का मतलब होता है कि हमारे जितने भी हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशीलता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसके कारण इसे हम लोग जो है पैराफिन के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, पैराफिन कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, पैराफिन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बता सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के पास। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है भाई, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है आपका डबल बॉन्ड, या तो कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो वहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो सिंपल तरीका है हमारा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है भाई। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या तो कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो वहाँ पर जो यौगिक होता है वही आपका क्या कहलाता है, आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। बस इतना ही लिखना है और इस तरीक़ा से आप एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो परिभाषा के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एथीन हो गया और एक हमारा क्या हो गया, एथाइन हो गया। ये दोनों हमारे कैसे होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसको दो भागों में बांटते हैं, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। ठीक है, एक हमारा क्या होता है, एल्कीन में बांटते हैं और एक होता है हमारा एल्काइन। अब पहला एल्कीन क्या होता है भाई, तो एल्कीन का मतलब होता है ऐसे हमारे ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध होता है, हमारा द्विबंध पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कीन कहते हैं। और एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि एल्कीन किसे कहते हैं भाई। तो एल्कीन क्या होता है, तो एल्कीन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसे होते हैं, हमारे डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, द्विबंध पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन कहते हैं। और एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है आपका, CnH2n होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन को बता सकते हैं। इसे ओलिफिन के भी नाम से क्या करते हैं हम लोग जानते हैं, ओलिफिन कहा जाता है। और एग्जाम्पल आपका बहुत सारा है भाई, आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं। जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड है हमारा, CH डबल बॉन्ड CH है और H और क्या है हमारा H, ये फर्स्ट हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, एथ और क्या हो गया, इन, तो एथीन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका CH डबल बॉन्ड क्या होता है, CH2, नाम क्या हो जाता है हमारा, प्रोपीन, प्रोपीन। तो आप इस प्रकार से आगे बढ़ा के कर सकते हैं और पहले भी हम पढ़े हैं। तो ये हमारा हो गया एल्कीन, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। एल्काइन जो होता है, एल्काइन या इसी को हम एसिटिलीन भी बोलते हैं, है ना। तो एसिटिलीन क्या होता है भाई, तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम एल्काइन या एसिटिलीन कहते हैं। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है हमारा, CnH2n माइनस कितना होता है, 2 को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल लिखेंगे तो ये हमारा 3 कार्बन, एक कार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो उसको एल्काइन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये लगता है हमारा आइन, 2 कार्बन है तो क्या लिखते हैं, एथ, तो एथाइन हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल लिखें तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे CH3 1 2 3 C और क्या होता है H, यहाँ पर क्या हो जाता है आपका आइन हो जाता है। और 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, तो नाम क्या हो जाता है आपका प्रोपाइन।
तो नाम क्या हो गया, प्रोपाइन। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, एल्काइन को बता सकते हैं। एल्काइन या एसिटिलीन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे हम लोग जो है एल्काइन या एसिटिलीन कहते हैं, जिसका सामान्य फार्मूला CnH2n- का होता है, 2 होता है। तो इस तरीक़ा से हम एल्किन को भी बता सकते हैं और एल्काइन को भी बता सकते हैं, और दोनों को एक साथ हम किसके अंतर्गत रखते हैं, हम लोग जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत क्या करते हैं, उसको रखते हैं। तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ जा रहा होगा। ठीक है, तो कितने प्रकार हो गया, 2 प्रकार। अब यहाँ पर और भी दिया है हमारा डाइईन, पॉलीईन, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक से अधिक डबल बॉन्ड हो, है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, या एक से अधिक जो है हमारा क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइईन या क्या करते हैं, पॉलीईन कहा जाता है। ऐसे होगी जिसमें द्विबंधों की संख्या एक से क्या हो, अधिक हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइईन या पॉलीईन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें तो ये जैसा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर कर दिए CH2 CH डबल बॉन्ड CH, है ना, CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना। तो ये जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर देखो 1 नंबर में है, साथ में आपको कौन सा नंबर में आ रहा है, 4 नंबर में आ रहा है, तो 2 बार आया है, तो क्या बोलते हैं, डाइन, और डबल बॉन्ड है तो इन, तो ये हो जाता है 1,4 डाइन। कितना कार्बन है हमारा, 6, तो 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स, तो पूरा नाम क्या हो जाता है, हेक्स 1,4 डाइन। तो इस प्रकार से जो हमारा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड एक से अधिक बार आए या कई बार आए, तो उसको हम लोग डाइईन या इसी को क्या बोलते हैं, पॉलीईन कहा जाता है। 3 से अधिक आए तो पॉलीईन हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइईन या पॉलीईन। तो ये 3 प्रकार हो गया। आगे हमको लिखना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, या इसी को हम लोग एरिन बोलते हैं। और मैं आपको जैसे बताया हूँ कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जनरली क्या होता है, हमारा बेंजीन को रखा जाता है, जिनमें जो कार्बन होता है वो एक रिंग के रूप में क्या होता है, आपका पाया जाता है। तो इनमें एकल नाभिकी, द्विनाभिकी, त्रिनाभिकी आदि हाइड्रोकार्बन को समावेश किया जाता है। और एरोमेटिक में हम लोग किसका रखते हैं, हम लोग जो है बेंजीन को क्या किया जाता है, रखा जाता है, जिसमें हमारा यहाँ पर X हो सकता है, यहाँ पर X हो सकता है, यहाँ पर भी X हो सकता है। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एरोमेटिक कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप एरोमेटिक हो गया, संतृप्त हो गया, असंतृप्त। अब हम चलते हैं जो है किसके पास, एल्केन के पास। किसके पास चलते हैं, एल्केन। एल्केन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम थोड़ा थोड़ा क्या करते जाएंगे, यहाँ पर चर्चा करते जाएंगे और आगे हम क्या करते जाएंगे भाई, बढ़ते जाएंगे। तो एल्केन की अगर हम बात करें तो एल्केन आप जानते हैं, एल्केन क्या होता है, तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन कहते हैं। और एल्केन कौन सा हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो पहला इसी को लिखा है कि एल्केन जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इसे पैराफिन भी कहते हैं, पैराफिन भी कहा जाता है। और पैरा में पैरम का जो अर्थ होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत थोड़ा होता है ना, ये बहुत क्या होता है, थोड़ा। और उसके बाद क्या होता है, अफिम्स का मतलब होता है बंधुता या क्रियाशीलता। तो जिनकी क्रियाशीलता बहुत क्या होता है, थोड़ा होता है, थोड़ा मतलब बहुत कम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराफिन। पैराफिन मतलब जिनकी क्रियाशीलता क्या होता है, कम होता है। तो पैराफिन किसको बोलते हैं, एल्केन को ही हम लोग पैराफिन कहते हैं। अर्थात जो कम क्रियाशील हो वो पैराफिन होता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की 4 संयोजकता अर्थात सिंगल बॉन्ड क्या होता है, पाया जाता है। तो इसमें ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। एल्केन क्या होता है, तो एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अर्थात इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इसे पैराफिन के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और पैराफिन का अर्थ क्या होता है, हमारा कम क्रियाशीलता होता है। बस इतना ही है। एग्जाम्पल आप बहुत सारा दे सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल तो आप मेथेन को ही ले सकते हैं, ये हमारा हो गया CH4। अच्छा, और भी कुछ लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। इसमें अगर हम सामान्य सूत्र देखें, है ना, इसका हम लोग क्या देखें, सामान्य सूत्र देखें। सामान्य अगर हम सूत्र की बात करें, किसका सामान्य सूत्र, एल्केन का, तो क्या होता है CnH2n प्लस क्या होता है हमारा 2, इसका क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है। और हम जितना भी इसका नामकरण है हम पहले पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल हम डायरेक्ट अगर देखें तो एग्जाम्पल में क्या होता है, ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये क्या होता है, हाइड्रोजन। इसमें सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन, एक कार्बन है तो क्या लगाएंगे, मेथ, तो नाम क्या हो जाएगा आपका मेथेन। सेकेंड नंबर अगर देखें तो 2 कार्बन है हमारा,
दो कार्बन की बात करूँ तो H H H H और H और H, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे N, और दो कार्बन है तो लगाएंगे एथ, तो नाम क्या हो जाएगा एथेन। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, हमारे एल्केन होते हैं, एल्केन कहलाते हैं। यहाँ पर एल्केन का एक सामान्य परिचय दिया गया है, वैसे आप सब जानते हो, ठीक है। सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। संकरण क्या होता है हमारा, sp3 संकरण। पहले भी मैं बताया हूँ, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच कैसा हो, सिंगल बॉन्ड हो। आप याद रखेंगे इसको। ये 3 हमारा क्या होता है, यहाँ से ये बॉन्ड तो पहले लगा दो, तो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, संकरण हमेशा कैसा होगा, sp3, याद रखेंगे, है ना। फिर सेकेंड नंबर हम बात करें तो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो उसका हमें संकरण कैसा होता है आपका sp2। और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो संकरण कैसा होता है आपका, sp संकरण क्या होता है, पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो सामान्य सूत्र में देखेंगे तो सामान्य सूत्र क्या होता है इसका, CnH2n क्या होता है हमारा, +2 होता है। कार्बन परमाणु संकरण जो होगा सिंगल बॉन्ड वाला में sp3 होगा। बंध लंबाई ये होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन के बीच इतना होगा, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 1.08 एंगस्ट्रॉम। बंध ऊर्जा की बात करें तो 80 किलो कैलोरी पर मोल के हिसाब से होगा। यहाँ पर बंध कोण इसमें बनता है हमारा 109.28 का, संकरण में आप पढ़ चुके हो। शाखित एल्केन प्रारंभ C4 से होता है हमारा, शाखा बनना स्टार्ट होगा तो C4 से होगा ना, CH3 CH2, CH3 में शाखा नहीं बन पाएगा, लेकिन 4 नंबर का कार्बन आएगा तो शाखा बनना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, है ना। कोण की संख्या हम लोग देख लिए, ये सब हो गया, मेथेन एथेन हो गया। तो ये सामान्य परिचय इसका क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। नामकरण की बात करें भाई, तो नामकरण एकदम इजी है भाई। इसका नामकरण के लिए हम क्या करते हैं, नामकरण के लिए आप जानते हैं मेथ एथ प्रो ब्यूट, ये सब चीज़ क्या होता है, पाया जाता है। तो नामकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम जितना कार्बन लेते हैं उस कार्बन को हम क्या करते हैं, 2 से पहले क्या करते हैं, गुणा करते हैं भाई, ठीक है। 2 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जितना कार्बन लेते हैं उस कार्बन को हम 2 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो जानना चाहिए एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ एथ प्रो ब्यूट, आप ये सब चीज़ जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, मेथ, ठीक है। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रो। 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट। 5 कार्बन को बोलेंगे क्या, पेंट। 6 कार्बन को क्या बोलेंगे, हेक्स। 7 कार्बन को क्या बोलेंगे आप, हेप्ट, है ना। 8 कार्बन को क्या बोलेंगे आप, ऑक्ट। 9 कार्बन को क्या बोलेंगे, नॉन। और 10 कार्बन को क्या बोलेंगे आप, डेक। ये देखना है आपको, ये आपको पता होना चाहिए। किसका नाम, कार्बन का नाम, कार्बन का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं पता रहेगा तो आप फिर कैसे नामकरण करेंगे, है नहीं। तो ये हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, कम से कम 10 तक तो पता ही होना चाहिए। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। तो एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 को एथ बोलते हैं, 3 को प्रो बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, 7 को हेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को नॉन बोलते हैं, और 10 को क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम एल्केन के पास चलें अगर नामकरण में, तो एल्केन में क्या होता है, एल का और क्या होता है हमारा, एन होता है। तो इसमें एन जो होता है वो सफिक्स होता है, सफिक्स मतलब जो बाद में जुड़ता है, और एल का मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है। और प्रीफिक्स हम किसको लिखते हैं, कार्बन के नाम को लिखते हैं, ठीक है, कार्बन के नाम को लिखा जाता है। तो ये हमारा एल्केन में बात करें तो एन क्या होता है, सफिक्स होता है, और एल का क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। तो प्रीफिक्स में जनरली हम किसको लिखते हैं भाई, कार्बन के नाम को लिखते हैं। अब आपको क्या करना है, इसके सूत्र में मान रखना है। सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो चलिए मान रखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एन के मान की जगह 1 2 3 4 5 जो भी लिखना है रख सकते हैं। तो पहला जैसे हम लोग रखेंगे C1, इसके बाद क्या करेंगे H2n प्लस क्या होता है हमारा 2, तो हमने 1 यहाँ पर रख दिया फार्मूला के अनुसार। तो यहाँ पर आप सफिक्स देखेंगे तो 1 रखते हैं, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 2 × 1 + 2 हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा CH4, क्योंकि 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4।
अब देखो सफिक्स से इसमें क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ, तो नाम क्या हो जाता है इसका नाम मेथेन, तो नाम हो गया हमारा मेथेन। अगर हम 2 के पास चलते हैं C2H2 और यहाँ पर 2 कर दें और 2 कर दें तो ओवरऑल क्या बनेगा C2 और H में करेंगे तो 2 दूने 4 और 2 कितना हो गया 6। अब सफिक्स से क्या लगाएंगे एन, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं एथ, तो नाम क्या हो जाता है इसका नाम एथेन। तो आप देख रहे हैं प्रीफिक्स में हम किसको ले रहे हैं, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं एथ हो गया और सफिक्स से क्या हो रहा है हमारा एन हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू किसके फार्मूला के अगर हम चलते हैं तो ये एल्केन का फार्मूला क्या होता है हमारा ये होता है, और इसके अनुसार सफिक्स हम में क्या लगा रहे हैं, सब में हम लोग जो है एन लगा रहे हैं। 3 में अगर हम चलते हैं तो CN के पास चलें तो 3 में अगर हम चलें तो यहाँ पर क्या होता है C3H2 × 3 + 2 = C3, 3 दूनी 6 और 2 कितना होता है 8। तो सफिक्स से क्या लगाएंगे एन, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं प्रो, तो नाम क्या हो जाता है प्रोपेन, तो ये हो जाता है प्रोपेन। उसी प्रकार आप बाकी का भी क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं इसके अनुसार नामकरण करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आप जितना कार्बन ले रहे हैं, आप जितना कार्बन क्या कर रहे हैं भाई ले रहे हैं, उस कार्बन को पहले 2 से क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं, तो 5 दूनी 10 और कितना जोड़ रहे हैं उसके बाद 2 जोड़ रहे हैं, तो कितना हो गया हमारा 5 2 10 और 2 कितना हो गया आपका 12। तो एल्केन वाला में आपको क्या करना है, आपको पहला तो सबसे पहला तो ये है कि आपको जो है नाम पता होना चाहिए कार्बन का। तो एल्केन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना कार्बन लेंगे आप उतना कार्बन को पहले 2 से गुणा करेंगे और 2 गुणा करने के बाद अगर 2 उसमें जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन का मान आएगा, और जहाँ पर आप जो है गुणा करने के बाद 2 जोड़ेंगे तो आप सफिक्स से क्या लगाएंगे एन लगाएंगे, और प्रीफिक्स के रूप में जितना कार्बन है जो कार्बन है उसका नाम को आप प्रीफिक्स के रूप में लिख देंगे। कहने का मतलब ये है जैसे यहाँ पर हम 5 लिए तो हाइड्रोजन का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और कितना जोड़ेंगे 2, तो 5 दूनी 10 और 2 12। अगर आप ऐसे करेंगे कि 2 से 5 को 2 से गुणा करने के बाद या जितना भी कार्बन लिए हैं उसको 2 से गुणा करने के बाद 2 जोड़ देंगे और हाइड्रोजन का मान प्राप्त कर लेंगे, तो वहाँ पर आप सफिक्स से क्या लगाएंगे एन लगाएंगे, और प्रीफिक्स के रूप में जितना भी कार्बन है उसका नाम को लिख देंगे। जैसे यहाँ 5 कार्बन है तो क्या हो गया पेंटेन हो गया। तो आपको नामकरण में ज़्यादा माछापत्ती करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कार्बन का नाम पता होना जरूरी है बस, और कुछ नहीं। आप जितना कार्बन लेंगे उस कार्बन को आप 2 से पहले गुणा करेंगे, और 2 से गुणा करने के बाद अगर आप उसमें 2 जोड़ के अगर हाइड्रोजन का मान लिख देंगे तो हमेशा सफिक्स आप क्या लगाएंगे एन लगाएंगे, और प्रीफिक्स के रूप में जितना भी कार्बन ले रहे हैं उस कार्बन का नाम क्या कर देंगे आप लिख देंगे, आपका एल्केन क्या हो जाएगा बन जाएगा। तो इस तरीक़ा से एल्केन आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ 7, तो मैंने क्या करूँगा 7 दूनी 14 और 14 में 2 जोड़ देंगे तो 16, तो ऐसा करने पर हम सफिक्स क्या लगाएंगे एन, और 7 कार्बन है तो क्या लगाएंगे हेप्ट, तो नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हेप्टेन। अब ये तो हो गया हेप्टेन का नामकरण। तो इस तरीक़ा से एल्केन का क्या किया जाता है नामकरण किया जाता है। अब यहाँ पर जो है छोटा होता है वैसे ही बड़ा होता है, क्योंकि आप बोले हैं कि इसमें सिंगल बांड होता है तो आप बड़ा लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम बड़ा लिख सकते हैं, पहले भी बताया हूँ। ये होता है हमारा, जैसे हमारा 7 कार्बन है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7, और एक कार्बन की संयोजकता कितना होता है 4 होता है, तो ये हमने कितना कर दिया 4 कर दिया, 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारा क्या है हाइड्रोजन है, ये सब हमारे क्या है भाई हाइड्रोजन है, सब हाइड्रोजन है। तो आप देख रहे हैं कि हमने इस हेप्टेन को इस रूप में भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, और सिंगल बांड दिख रहा है सबके बीच, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3। देखो शुरू में क्या दिख रहा है CH3, फिर क्या दिख रहा है CH2, 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 फिर क्या दिख रहा है CH2 और लास्ट में CH3। तो हेप्टेन को ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं कि जहाँ पर सिंगल बांड पाया जाता है वहीं पर क्या होता है आपका जो है आपका क्या होता है एल्केन क्या होता है पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से आप एल्केन को क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हो गया आपका एल्केन का एक सामान्य नामकरण, और पहले भी हम लोग इससे पहले वाला जो बोल सकते हैं चैप्टर था इसमें हम लोग उसका डिटेल क्या किए हैं अध्ययन किए हैं, तो इतना आप कर सकते। तो एल्केन का नामकरण यहाँ पर ख़त्म हो गया। एल्केनों में समवायता देखेंगे भाई, समवायता आप इससे पहले वाला लेसन में पढ़े हैं।
समायता क्या होता है, एल्केन में जो है श्रृंखला समायता, स्थिति समायता, प्रकाशी समायता क्या होता है हमारा यहाँ पर प्रदर्शित होता है। और श्रृंखला और स्थिति समायता आप जानते हो लगभग देखा जाए तो दोनों संरचनात्मक समायता का प्रकार है, जबकि हमारा प्रकाशी समायता त्रिविम समायता होता है ना। तो यहाँ पर दिया है एल्कोन में समायता। समायता क्या होता है, ऐसा यौगिक, ऐसा दो या दो से अधिक ऐसा, मतलब दो या दो से अधिक ऐसा यौगिक, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण आपके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, वही आपके समायता कहलाता है। और ये दो प्रकार के समायता पढ़े थे, संरचनात्मक और त्रिविम। संरचनात्मक समायता क्या होता है, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समायता कहते हैं। और संरचनात्मक समायता में एक आपका श्रृंखला समायता दिया गया है, और हम श्रृंखला समायता पढ़ चुके हैं कि श्रृंखला समायता वह समायता होता है जिनमें यौगिक का अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र लिखने पर कार्बन परमाणु की स्थिति में क्या होता है, भिन्नता आ जाता है, तो उस समायता को हम क्या कहते हैं, श्रृंखला समायता कहते हैं। तो परिभाषा आप क्या कर सकते हैं, इससे पहले वाला जो भी हम जो चैप्टर है उसमें पढ़े हैं उसमें से देख सकते हैं। मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे मेरे पास दिया है 5 दूनी 10 और 2 12, ये हमारा दिया गया है, अणुसूत्र दिया गया है हमारा, यौगिक का क्या दिया है हमारा, अणुसूत्र दिया गया है। अब इसका अगर हम क्या लिखते हैं, संरचना सूत्र लिखते हैं, तो संरचना सूत्र में क्या होता है हमारा, एक संरचना सूत्र बनेगा आपका CH3 CH2 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 और ये हमारा CH3, तो इसको बोलते हैं N पेंटेन बोलते हैं, N पेंटेन कहा जाता है। इसी को मैं एक और लिखूं तो CH3 CH, यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 और ये होता है CH3, इसका नाम होता है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन ये हमारा क्या होता है, आइसोपेंटेन नाम होता है, इसका नाम आइसोपेंटेन। तो इस तरीक़ा से आइसोपेंटेन बनता है। और भी आप चेक करेंगे तो इसको एक तरीक़ा से और भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं CH3, ये होता है CH3, नीचे भी हम CH3 कर सकते हैं और इधर भी CH3 कर सकते हैं। इनको बोलते हैं नियोपेंटेन। नियोपेंटेन जो एक से इस प्रकार से अगर हमारा सीधा श्रृंखला और एक इस प्रकार से टूटा हो तो आइसो वर्ड यूज करते हैं, और एक कार्बन 4 कार्बन से अगर घिरा हो तो उसको हम क्या करते हैं, नियो कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप देख रहे हैं कि श्रृंखला समायता वह समायता होता है जिसमें एक से अधिक यौगिक का अणुसूत्र क्या होता है, समान होता है, लेकिन संरचना सूत्र लिखने पर कार्बन की स्थिति में क्या होता है, आपको परिवर्तन दिखाई देता है। देखो इसमें कार्बन जो है चैन के रूप में है, इसमें कार्बन जो है शाखा के रूप में चला गया है ना, मतलब कार्बन की स्थिति क्या हो गया, चेंज हो गया। और यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन की स्थिति में पूरा चेंज आ जा रहा है। तो श्रृंखला समायता वह समायता होता है जिसमें यौगिक का जो अणुसूत्र होता है, एक से अधिक यौगिक का अणुसूत्र क्या होता है, एक होता है, बट संरचना सूत्र लिखने पर कार्बन की स्थिति क्या होते हैं, आपका बदल जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखला समायता कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये भी है, ये भी है, ये भी है, इन तीनों यौगिक का अणुसूत्र क्या है, एक है, बट सब में देख रहे हैं तो उनके श्रृंखला में कार्बन की स्थिति क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पर कार्बन सीधी श्रृंखला में था, यहाँ पर एक कार्बन अपना स्थिति को चेंज करके शाखा में बदल दिया, यहाँ पर 2 कार्बन अपनी स्थिति को चेंज करके उसको दूसरे शाखा में बदल दिया। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो समायता होगा वो हमारा क्या होता है, श्रृंखला समायता होता है। तो आप परिभाषा पहले भी पढ़े हैं, एक बार सुन सकते हैं कि ऐसा यौगिक, ऐसा एक से अधिक ऐसा यौगिक, एक से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र में कार्बन की स्थिति में क्या होता है, भिन्नता होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, श्रृंखला समायता कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप श्रृंखला समायता को बता सकते हैं। दूसरा होता है स्थान समायता। स्थान समायता में क्या होता है, स्थान समायता वह समायता होता है जिसमें यौगिक का अणुसूत्र क्या होता है, समान होता है, लेकिन संरचना सूत्र लिखने पर उस संरचना सूत्र में अलग अलग संरचना सूत्र में क्रियात्मक समूह की स्थिति जब क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, तो वहाँ पर जो समायता होता है उसके हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिति समायता बोलते हैं। जैसे उदाहरण से आप समझेंगे, उदाहरण से क्या होता है, एक अणुसूत्र आपको दिया है, एक अणुसूत्र क्या दिया है, आपको दिया गया है। जैसे यहाँ से एक अणुसूत्र दिया है आपको, क्या दिया है हमारा C4H9 और ये OH दिया गया है, ठीक है, एक अणुसूत्र है। अब इसका हम क्या लिखें, अगर संरचना सूत्र लिखें, इसका संरचना सूत्र लिखें तो संरचना सूत्र में क्या होगा, जैसे ये लिख सकते हैं CH3 CH2, यहाँ पर हो जाएगा हमारा CH2 ये हो जाएगा CH2,
एक और हो जाएगा CH2 और ये हो गया OH, एक फर्स्ट हो गया। और सेकेंड अगर मैं कर दूँ CH3 CHOH, है ना, इधर CH2 और ये हो गया CH3। तो आप देख रहे हैं अगर पहले वाला का नामकरण करें तो 1 2 3 4, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 में क्या है, ऑल है, सिंगल वन है तो क्या हो जाएगा N, और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूट, तो ब्यूटेन 1 ऑल। इसमें देखेंगे तो 1 2 3 और ये 4, तो 2 नंबर में क्या आ रहा है, ऑल आ रहा है, सिंगल वन है तो क्या लगाते हैं N, और 4 कार्बन है तो क्या लगाते हैं ब्यूट, तो ब्यूटेन 2 ऑल। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक से अधिक यौगिक है और दोनों यौगिक अणु सूत्र क्या है, समान है, लेकिन संरचना सूत्र में क्रियात्मक जो समूह है उसका स्थिति क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। एक संरचना सूत्र में हमारा इसका पहला नंबर की स्थिति है, दूसरे संरचना सूत्र में वो दूसरा नंबर की स्थिति होता है। तो जहाँ पर इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलता है वही आपका क्या कहलाता है, आपका स्थान समवायता कहलाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि स्थान समवायता वह समवायता होता है जिनमें एक से अधिक यौगिक का अणु सूत्र समान होता है, लेकिन संरचना सूत्र लिखने पर क्रियात्मक समूह की स्थिति क्या होता है, आपका बदलता हुआ होता है या उसके स्थिति में परिवर्तन दिखाई देता है। तो वहाँ पर जो भी समवायता होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिति या स्थान समवायता कहते हैं या स्थान समवायता कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। और जो प्रकाशी समवायता होता है वो दर्पण समवायी होता है। भाई कैसा होता है हमारा, वो दर्पण समवायी को प्रदर्शित करता है ना। प्रकाशी समवायता में जनरली क्या होता है हमारा, अगर हम प्रकाशी समवायता की बात करें, प्रकाशी समवायवता की बात करें, है ना, तो ये दर्पण प्रतिबिंब को शो करता है। और ये जनरली ऐसे कार्बन पर पाया जाता है जिसमें हमारा उनके चारों संयोजकता अलग अलग क्या होता है, हमारा समूह से पूर्ण होता है, उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे हमारा ये हमारा कार्बन है और इस कार्बन की अगर चारों संयोजकता अलग अलग हमारा क्या होता है, हमारा समूह से क्या होता है, हमारा कंप्लीट होता है, अलग अलग समूह से कंप्लीट होगा तो उसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे यहाँ पर A अलग होगा, B अलग होगा, C अलग होगा और यहाँ पर D अलग होगा। तो कार्बन की जब चारों वैलेंसी अलग अलग क्या होता है, हमारा समूह से क्या होता है, हमारा पूर्ण होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंतृप्त। असंतृप्त क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, असंतृप्त कार्बन। तो असंतृप्त कार्बन क्या होता है, तो कार्बन की चारों वैलेंसी अगर अलग अलग समूह से क्या हो, कंप्लीट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त कार्बन कहते हैं। अब ये जो असंतृप्त कार्बन होता है जब उसको दर्पण के सामने रख देते हैं, जैसे हमारा कार्बन हो गया, ये हो गया A, और नीचे वाला क्या हो गया हमारा B, ये हो गया आपका C और ये क्या हो गया आपका D। तो जब इसको मिरर के सामने रख देते हैं, किसके सामने, मिरर के सामने रख देते हैं, ये हमारा क्या है, मिरर है, तो मिरर के सामने रखते हैं तो उस स्थिति में ऊपर का तो A ही दिखेगा, नीचे B ही दिखेगा, बट ये दोनों आपको क्या होता है, अलग दिखाई देता है। इस तरफ D और इस तरफ क्या होता है, C दिखाई देता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाता है, आपका प्रकाशी समूह को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से हम एल्केन के बारे में क्या कर सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं कि एल्केन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, कैसा होता है। तो ये एल्केन से रिलेटेड बहुत सारे जानकारी हो गया। अगर हम एल्केन की संरचना की बात करें, किसकी बात करें, एल्केन की संरचना की बात करें, तो एल्केन में जैसे हम लोग पहला जो हमारा एल्केन है उसको हम उदाहरण ले सकते हैं। और ये उदाहरण हम किसको लेते हैं, हम लोग मेथेन को लेते हैं। भाई किसको लेते हैं हम लोग, मेथेन को ले लेते हैं संरचना को जानने के लिए, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, मेथेन होता है। एक के बारे में पता चल जाएगा तो सारे एल्केन का संरचना आपको पता हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, इसमें मेथेन को पहले लेते हैं क्योंकि यही पहला इसका नंबर का क्या होता है, यौगिक होता है। तो ये हमारा मेथेन होता है CH4, ये होता है हमारा मेथेन। इसमें कार्बन परमाणु होता है और कार्बन केंद्रीय परमाणु है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। तो 1s2 2s2 2p कितना होता है, 2 होता है। आप जानते हैं संकरण में समान ऊर्जा वाले ही परमाणु कक्षक भाग लेते हैं। तो सामान्य अवस्था में लिखेंगे तो सामान्य अवस्था में क्या हो जाएगा, 2s है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया 2p, ये होता है 2px 2py और 2p क्या होता है, z होता है। दूसरा कौन सा अवस्था होता है, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, भाई ये सब पढ़ चुके हैं इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं ना। उत्तेजित अवस्था में इसमें क्या हो गया आपका, चला गया, तो 1 और 1 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। अब देखो कितना जगह खाली है, हमारा कार्बन का 4 जगह क्या है, खाली है। और कितना हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ा है, 4 हाइड्रोजन। चारों हाइड्रोजन यहाँ पर आता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, चारों अनपेयर जो इलेक्ट्रॉन होता है उस सब के साथ क्या हो जाता है, ये जाके
जुड़ जाता है। तो आप देख रहे हैं P का 3 कक्षक भाग ले रहा है, S का 1 कक्षक भाग ले रहा है, इसलिए संकरण इसमें sp3 होता है। और स्ट्रक्चर में चारों कक्षक भाग ले रहा है, तो 1 2 3 और ये कितना हो गया 4। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन होता है। तो नियमतः जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर आपका कैसा बनता है, हमारा चतुष्फलकी बनता है। कैसा बनता है भाई, हमारा चतुष्फलकी क्या बनता है आपका, इसका संरचना बनता है। कैसा संरचना बनता है, चतुष्फलकी संरचना बनता है। और बॉन्ड एंगल 109 पॉइंट क्या होता है, 28 का क्या होता है, 28 मिनट का हमारा कोण बनता है। तो इस तरीक़े से इसके स्ट्रक्चर को भी क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो ठीक है, आज के क्लास फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाला जो क्लास है उसमें हम लोग जो है स्वरूपण के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर क्या करते हैं भाई, समाप्त करते हैं।